हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे आगे की क्वेश्चंस। मतलब पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था एक्सरसाइज 9.2 में। अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। उससे पहले एक बार फटाफट छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर मेनली 4 फॉर्मूले आते हैं। ये सीक्वेंस सीरीज है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मेनली एक्सरसाइज 9.2 के अंदर। तो इसके अंदर 4 फॉर्मूले आते हैं, वो आपको याद रखना है। एक तो है nth टर्म का फॉर्मूला, मतलब ए एन। इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ए एन का एक और होता है फॉर्मूला, वो होता है एस एन माइनस वन। ठीक है, इसका आज थोड़ा बहुत हम यूज में ले सकते हैं किसी एक क्वेश्चन के अंदर। और फिर एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे ए है फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ए है जो ए वन है, और जो डी है वो एक कॉमन डिफरेंस है। फिर एस एन का एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस एल, जहाँ पर ए तो फर्स्ट टर्म है और एल लास्ट टर्म है। कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं एन बाई टू ए प्लस, ये ए की जगह ए वन, और जो एल है लास्ट टर्म है उसकी जगह ए एन। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आपको हमेशा दिमाग में रखने हैं जब भी एपी के क्वेश्चन आपको डील करने हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इफ़ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25, 22, 19 डॉट 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 फिर चल रहा है इज 116। तो इनमें ना ये एक एपी है, इसकी कुछ टर्म्स का जो सम है वो है 116। फाइंड द लास्ट टर्म, हमें बताना है कि लास्ट वाली टर्म क्या होगी। तो लास्ट वाली टर्म मतलब एल, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें ए एन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने ए पी लिख लिया है। यहाँ पर आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो बता ही सकते हो कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी एंड डी की वैल्यू क्या होगी। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 25। यहाँ पर आप देखोगे ये डिक्रीजिंग ए पी है, मतलब यहाँ पे धीरे धीरे नंबर कम होते जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 25, तो ए की वैल्यू 25 होगी। डी है कॉमन डिफरेंस, तो देखो कितनों का अंतर बनता जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 22 माइनस ये 25 करोगे तो -3 आ गया। फिर 19 माइनस ये करोगे 22 तो -3, मतलब -3 होया जा रहा है अगले अगले नंबर्स के अंदर। तो अच्छा, ये है इनका जो सम है वो है 116। तो अब हमें पता नहीं कि लास्ट वाली टर्म क्या है, तो हम लास्ट वाली टर्म को nth टर्म मान लेते हैं हमेशा। जब भी कुछ आइडिया ना हो, या फिर n की वैल्यू निकालनी हो, या फिर लास्ट टर्म क्या है, या फिर कोई सी भी टर्म क्या है, वो जब भी पता करना हो ना, तो आप लास्ट वाली टर्म को क्या मान लो, ए एन, मतलब nth टर्म। लेट लास्ट टर्म इक्वल टू ए एन। ठीक है, तो आप इस तरीके से बोल रहे हो कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना इस पूरी एपी के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है। इसका डायरेक्ट मीनिंग यही है, ये ए वन है, ये ए टू है, ऐसे लास्ट में ए एन है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन है। तो अब हमें पहली चीज़ एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर देखो ये इन सब का जो सम है वो है 116, तो आप इसको एस एन बोल दोगे क्योंकि ये एन टर्म्स का सम हो गया। अच्छा, एस एन का फॉर्मूला अब यहाँ पे ना, यहाँ से इस क्वेश्चन को उठाते हैं, तो एस एन का मतलब कितना हो गया 116। एस एन का फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। कौन सा लगाओगे, ये वाला मत लगाना, क्योंकि इसके अंदर फिर एल तो हमें निकालना है, ए एन की वैल्यू निकालनी है हमें, लेकिन हमें एन भी नहीं पता, तो दो अननोन है। इससे बढ़िया है कि आप इसको और इलोबरेट करके, मतलब ये जो है ना ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लगाओ। तो एस एन की जगह ये आ जाएगा इक्वल टू 116। यहाँ पर जो वैल्यूज हमें पता है वो तो रख देते हैं, जैसे यहाँ पे एन है। अच्छा, ये डिवाइड बाई 2 है ना, इसको मैं इधर से उधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देता हूँ, हटा दो इसको। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, चलो करो। यहाँ पे 2a, तो 2a क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी की जगह कितनी है -3 है, तो -3। ऐसे ही करके आंसर कितना आ गया, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा ये 16 का डबल 32 एंड 232 हो जाएगा ये। यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 25 कितना हो गया, 50 हो गया, प्लस यहाँ पर है -3 इंटू n-1, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो पहली चीज़ ये -3 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो बना देगा ये -3n। अब ये -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बना देगा ये प्लस का 3 इक्वल टू 232। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनती नज़र आ रही है। अंदर की तरफ और सोल्व करेंगे तो ये है n, और ये 50 प्लस 3, 53 माइनस 3n इक्वल टू 232। यहाँ पे इनको ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये क्या मिलेगा, -3n², और ये इसके पास आ गया तो प्लस का 53 इंटू एन इक्वल टू 232।
इन सबको उधर ले जाता हूँ क्योंकि 3n² यहाँ पे माइनस का है, इसको उधर ले जाके थोड़ा प्लस में थोड़ा सही लगेगा हमें। इसको उधर ले जाऊँगा तो बन जाएगा 3n², ये उधर जाएगा तो माइनस का 53 इंटू एन, और वहाँ पे ऑलरेडी 232 है तो उसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इक्वल टू 0। मतलब इधर एक साइड में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। वैसे कैसे भी लिखो, LHS इक्वल टू RHS लिखो या फिर RHS इक्वल टू LHS लिखो, बात बराबर ही है। तो अब यहाँ पर है ना, अब मेन दिक्कत ये है कि यहाँ पर इसके हमें फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। ये क्वाड्रेटिक है तो बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर आप सीरीधरस आ रहे या फिर जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर वो लगाओगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अगर कोई ऐसे ही तिकड़म लगा के आप निकाल सकते हो तो जल्दी अपना क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे कर सकते हैं इस पर एक बार दिमाग लगाओ एक बार आप। यहाँ पर अगर हम इन दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 232 आ जाएगा। इसके हमें दो टुकड़े करने हैं। अब देखो ये माइनस में है तो देखो दोनों टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि इसको और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर ये इसी के बराबर आना चाहिए, और ये कैसा पॉजिटिव नंबर है। लेकिन यहाँ पर दोनों टुकड़े देखो माइनस का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे तब भी ठीक रहेगा। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से ब्रेक करें अगर हम, तो 3 इंटू 232 को मैं ऐसे वही लिख सकता हूँ वापस 2 इंटू 116, या फिर आप चाहो तो इसको और थोड़ा ब्रेक कर लो, तो 3 इंटू 2 इंटू 116 का आधा कितना हो जाएगा, 58, तो 2 इंटू 58 और लिख सकते हो इसको। अच्छा, और अगर आप ब्रेक करो तो 58 को भी तोड़ लो, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 29। ठीक है, अब कुछ बैठ सकता है क्या, तो देखो एक बार अगर मैं इनका एक अलग ग्रुप बना दूँ, 29 को अलग रखूँ, तो कैसा रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 8, 8 3 जा 24, और अगर मैं 29 को जोड़ूंगा तो अपना काम बन जाएगा अपना, ये सही हो गया 24 इंटू 29। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसा ही करना होता है बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म में, थोड़ा सा लेंथी होता तो टाइम लग जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना इतना कुछ आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व मत करना, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ऐसे तिकड़म बिठाते रहना है कि यहाँ पर जो भी आप टुकड़े करोगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यह आंसर आना, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो आप इसके अगर टुकड़े ही रख लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे मैंने 24 और 29 पे क्यों रुक गया, क्योंकि यही वो दोनों ये टुकड़े हैं। अगर मैं इन दोनों टुकड़ों को वापस जोड़ूंगा तो 53 भी मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 24 और यहाँ पे आ जाएगा 29। तो अब मैं इसको ढंग से लिखूँ तो ये बन जाएगा 3n² माइनस 24n माइनस 29 n प्लस 232 इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब ये पूरी कैलकुलेशन अलग थी इधर, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 3n बच कितना गया n माइनस 8, माइनस इनमें कितना कॉमन आएगा 29, तो n माइनस 8 ही बचेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपने इधर पहले सही कोशिश मतलब सही ट्राई किया है तो फिर इधर की तरफ कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम सेम सा बचेगा। इनमें कॉमन आ गया n माइनस 8, तो फिर क्या बच गया यहाँ पे बच गया 3n, और इधर की तरफ बन गया माइनस 29 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 29 उधर चला जाएगा, फिर ये 3 डिवाइड में चला जाएगा ये। अब देखो ये जो नंबर है ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, और ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n बराबर 8, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स 8 होगी या फिर 29/3 होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो ऐसी तो हो ही नहीं सकती, है ना, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे लोगों की संख्या है वैसे टर्म्स की संख्या है, तो n बराबर 8 तो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, इसको हम खारिज कर देंगे। अपना मेन काम क्या था, हमें क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला गया, फाइंड दी लास्ट टर्म, हमें लास्ट वाली टर्म बतानी कि लास्ट वाली टर्म क्या होगी। यहाँ पे n की वैल्यू तो आ गई, लेकिन लास्ट वाली टर्म मतलब an की वैल्यू हमें बतानी है। अब an की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, an का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो इसी से बता देते हैं हम। तो an इक्वल टू हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो n की वैल्यू 8 है तो a8 हमें निकालना है, लास्ट टर्म यही है ना, दिस इज लास्ट टर्म। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25 है, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 8 पता चलेगी, माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है, -3 चल रहा है। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 25 इंटू प्लस 8 माइनस 1 क्या हो गया 7 इंटू ये -3 साथ साथ चल ही रहा है, तो 25 3 इंटू ये 7 इंटू -3 कितना हो गया -21। सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें 4 मिल जाएगा। ये 8th टर्म हो गई। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है फाइंड दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP हुज kth टर्म इज 5k + 1। ठीक है, तो एक टाइप से ये हमें ना nth टर्म ही दे दिया, यहाँ पे
kth टर्म बोल दिया कि 5k+1 है, तो आप बोल सकती हो कि अगर मैं nth टर्म की बात करूँ तो 5n+1 हो जाएगा, rth टर्म की बात करूँ तो 5r+1 हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला टाइप का दे दिया। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो k की जगह 1 रख दूंगा, फिर सेकंड टर्म के लिए k की जगह 2 रख दूंगा। तो ये एक आपको एक टाइप से सब कुछ ही दे दिया। फिर पूछा क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स, तो हमें वो Sn वाला फॉर्मूला लगाना है। उसके अंदर क्वेश्चन में n का नाम ले रखा है, तो आपको भी आंसर में भी n बताना है। फिलहाल यहाँ पे बोला है कि जो kth टर्म है तो हम इसको ए के बोलेंगे, क्योंकि kth टर्म तो a फॉर कोई भी टर्म और k यहाँ पे उसका नंबरिंग आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5k+1 दे रखी है। जब भी ऐसे पहले से ये टर्म वगैरह दे दी जाए तो आप क्या करो, पूरी एपी निकाल ही लो। मतलब देखो एपी जो होगी ऑब्वियसली एपी में क्या होगा, a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, a4 होगा, ऐसा चलता रहेगा। लास्ट में an वगैरह भी आएगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अपना क्वेश्चन थोड़ा अलग जा रहा है इस बार। तो आप एक बार एपी निकालो तो सही। देखो a1 कैसे निकालोगे, ये ए के दे रखा है 5k+1, तो a1 में क्या हो जाएगा, आप k की जगह क्या रख दोगे, 1 रख दो ना, k की जगह 1 रख दोगे तो आपको a1 मिल जाएगा। तो इधर a1 बराबर 5 इंटू 1+1, तो कितना मिल जाएगा, 5+1 इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ऐसे अगर आप k की जगह 2 रखोगे तो a2 मिल जाएगा। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2+1, तो 5 इंटू 2+1, तो ये 10 और ये क्या हो गया, 11 हो गया। ऐसे k इक्वल टू 3 रखोगे तो आपको a3 मिल जाएगा। 5 इंटू 3+1, तो 5 3 जा 15 प्लस 1 16 हो गया। तो ऐसे पूरी एपी निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। अपना मेन मोटो क्या है, एस एन निकालना, और उसके लिए आपको एन चाहिए। एन तो जो क्वेश्चन में एन है वो तो दे ही रखा है, एन ही यूज में लेना इस बार। ए चाहिए, तो ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ए बराबर क्या हो गया, 6 हो गया पहली टर्म। आपको डी चाहिए, तो डी के लिए मिल तो गई, a1 मिल गया, a2 मिल गया, a3 मिल गया, तो इनका अंतर निकाल लो। यहाँ से डी कितना हो जाएगा, जैसे आप a2 माइनस a1 कर लो तो 11 में से 6 निकालेंगे, 11 माइनस 6, तो कितना आंसर आ गया, 5 आंसर यहाँ पे आ गया। तो डी की वैल्यू मिल गई हमें 6। अब देखो क्वेश्चन ने बोला कि आप एस एन की वैल्यू बताओ, तो एस एन मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पूरा वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ। देखो बड़ा वाला फॉर्मूला ही सब केसेस के लिए सही है। जो एक वो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला होता है ये कभी कभार लग जाता है, लेकिन हमेशा ये तो लगेगा ही लगेगा ना, ये सदाबहार है। खैर एस एन इक्वल टू, यहाँ पे देखो n/2 की जगह तो n/2 है ही है, 2a, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 आ जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस n-1, तो n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बन गया ये। अच्छा इसको सोल्व करें तो यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह खोल लेते हैं अंदर, मतलब देखो आंसर तो आ गया। अब आप थोड़ा बहुत सोल्व कर लो ताकि पीछे से जो आंसर है वो मिल जाए, मैच हो जाए। तो n/2, 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12 हो गया, प्लस यहाँ पे इसको खोलेंगे तो 5 इंटू n 5n माइनस 5 हो जाएगा। तो ये अंदर की तरफ सोल्व करेंगे तो ये बाहर तो n/2, अंदर हो गया 5n, तो एक जगह पर, और 12 माइनस 5 क्या हो गया, प्लस का 7 हो गया। ब्रैकेट खोलो तो और थोड़ा आसान बन जाएगा, 5n इंटू 5/n/2 कितना हो जाएगा, 5n² 2, एंड जब n/2 आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7n/2। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इसको और आसान बना के लिख सकते हो। बाकी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है इफ़ दी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी, मतलब n टर्म्स का सम का फॉर्मूला दे दिया। जैसे पिछले वाले में kth टर्म का फॉर्मूला दे दिया गया था, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला दे दिया। क्या है वो, Pn प्लस Qn², वेर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, मतलब P और Q कॉन्स्टेंट है। जैसे अगर यहाँ पे समझो कि 2n प्लस 3n² ऐसा आ जाता तो वैसे ये P और Q कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस बताना है इस AP का। ठीक है, तो यह अपना क्वेश्चन Sn दे रखा है। देखो दोस्तों इसको हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तरीका, एक मेन तरीका तो मैं बता दूंगा आपको, तो वो तो हर केस में लगेगा। फिर बाद में कुछ शॉर्टकट्स है, कुछ और तरीके हैं, वो भी मैं आपको एक ऑप्शन के ज़रिए बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो इस बार आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, an बराबर क्या है, Sn-1। तो जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, Sn दे रखा है, तो यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है Sn-1। तो अगर ये Sn है तो Sn-1 क्या होगा, n की जगह जहाँ जहाँ पर ये इस फॉर्मूले में n आ रहा है वहाँ पर मैं n-1 रख दूँगा, तो मेरे को Sn-1 मिल जाएगा। फिर चूँकि दोनों की वैल्यूज मिल जाएगी, इसकी वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी लेकिन आ जाएगी। दोनों को माइनस करेंगे तो वो an मिल जाएगा,
फिर ए एन जैसे हमें मिल जाएगा, फिर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए के मिल गया तो मैंने पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म निकाल ली, फिर दूसरी में से पहली टर्म माइनस कर दी तो मेरे को डी मिल गया। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। फिर एक तरीका तो ये हुआ जो कि मैंने बताया है जस्ट, आप एक बार सोल्व करके देख लेना, और मैं एक दूसरा तरीका डिस्कस करूँगा। फिर एक तीसरा तरीका भी है, वो शॉर्टकट है, वो आपको देखते पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, देखो ये देखो दोस्तों, एस एन की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। एस एन बोल रखा है कितना है, पी इंटू एन प्लस क्यू इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे को क्या है, डी निकालना है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ये मेरे को डी चाहिए। अच्छा, डी क्या होता है, ये है ए टू माइनस ए वन, बस इतना ही तो होता है डी, है ना, इससे कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। डी मतलब क्या, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो तो वो डी है, कॉमन डिफरेंस है, या फिर तीसरी में से दूसरी माइनस कर दो। मैं स्टार्टिंग की दोनों ही ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान होगी ए टू माइनस ए वन निकालना। देखो अब अगली चीज़ पे आते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि एस वन का क्या मतलब है, या फिर एस टू का क्या मतलब है। तो एस वन, जैसे एस एन का क्या मीनिंग है, एस एन का मीनिंग है कि पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म प्लस चौथी टर्म प्लस ऐसे करते करते एन टर्म्स का समेशन, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा। तो एस टू का क्या मीनिंग हो जाएगा, मैं पहला, अब एस टू मतलब स्टार्टिंग की टू टर्म्स का सम, तो ए वन प्लस ए टू ही आएंगे एस टू के अंदर। एस वन में तो वो भी नहीं आएगा, एस वन के अंदर तो एक ही टर्म आएगी, क्योंकि एस वन मतलब स्टार्टिंग की वन टर्म का सम, तो वन टर्म का सम मतलब एक ही नंबर है, तो उस सम का कोई सीन ही नहीं बनता, तो एक ही टर्म आ जाएगी, मतलब ए वन ही मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो हम यहाँ पे एस एन के फॉर्मूले से, जैसे एस एन का फॉर्मूला ये है, मेरे को चाहिए एस वन, तो एक दूसरे नज़रिए से मैं एस एन के फॉर्मूले से एस वन निकाल सकता हूँ, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो हम ए वन निकाल सकते हैं एस एन के फॉर्मूले से। कैसे, ए वन एस वन के बराबर है और एस वन निकालना आसान है, एस एन वाले फॉर्मूले में एन बराबर में एक रख दूंगा, तो वहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आ जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा। अल्टीमेटली ये फ़ायदा होगा, क्योंकि डी के फॉर्मूले में हमें एक तो ए टू चाहिए और एक ए वन चाहिए। ठीक है, तो आप प्रोसेस समझ पा रहे हो। तो मैं क्या करूँ, ए वन निकालना, तो एस वन कैसे, इसमें एन की वैल्यू वन रख देता हूँ, तो एन की वैल्यू वन रखूँगा तो ये क्या मिल जाएगा, पी इंटू वन, तो पी बन गया, प्लस क्यू इंटू वन का स्क्वायर, तो ये क्यू बन गया। बस इतना ही आप इसको छोड़ दो। अब हमें मिल गया कि ये भाई ए वन क्या है, पी प्लस क्यू, इसका ध्यान रखेंगे। अब नाउ इट इज़ सेफ, इसको लॉक कर दिया जाए। अब एस टू मतलब क्या है, स्टार्टिंग की टू टर्म्स का सम, लेकिन एस टू का एक और मतलब क्या होगा, यहाँ पे एस एन की वैल्यू दे रखी है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, तो एस टू क्या हो जाएगा, पी टू इंटू क्यू इंटू टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी इंटू टू, तो ये टू पी हो गया, प्लस क्यू इंटू एन का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर क्या होता है, चार होता है। ये क्वेश्चन नंबर टू हो गई। ठीक है, इसको भी लॉक कर दिया जाए। ए वन की वैल्यू हमें मिल गई पी प्लस क्यू, ए वन प्लस ए टू की वैल्यू मिल गई हमें टू पी प्लस फोर क्यू। तो क्या हम यहाँ पे थोड़ी तिकड़मबाजी लगा के ए टू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये चाहिए, है ना, तो ए टू माइनस ए वन चाहिए। तो आप एक काम करो, ये ए वन की वैल्यू उठा के इसमें रख दो बाय इक्वेशन। यहाँ पे और भी तरीका, आप इसको दो से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो तो आपको डायरेक्ट यही मिल जाएगा, लेकिन एक बार हम स्पेशली अलग अलग स्पेसिफिक टर्म्स निकाल लेते हैं। बाय इक्वेशन वन एंड टू, ए वन की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, या फिर इनको ना माइनस कर लो यार, सबसे बढ़िया, इसमें से इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन माइनस कर लो, तो ए वन से ए वन कट जाएगा, लेकिन में क्या बच जाएगा, ए टू। यहाँ पे टू पी में से ये पी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, पी। फिर फोर क्यू में से ये क्यू कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, थ्री क्यू हो जाएगा। मैंने क्या किया, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो जल्दी मिल गया मेरे को। अब देखो ए टू मिल गया, अपना काम क्या था, कॉमन डिफरेंस निकालना। यही क्वेश्चन में अल्टीमेटली पूछा गया था कि लास्ट में ये बताओ कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो मैं डी निकालना है। डी मतलब क्या, ए टू माइनस ए वन, तो डी बराबर ए टू की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, ये रही ए टू की वैल्यू, क्या है ए टू की वैल्यू, पी प्लस थ्री क्यू है, माइनस ए वन की वैल्यू क्या है, ये पी प्लस क्यू है। डी बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो देखो पी से पी कट जाएगा, ये माइनस क्यू से निकलेगा। फिर यहाँ पर क्या बचा, थ्री क्यू माइनस क्यू, तो थ्री क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, टू क्यू हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, टू क्यू। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ये दूसरा तरीका हो गया। मेन तरीका मैं इसी को मानता हूँ, क्योंकि इसमें मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं और ठीक ठाक बड़ा भी हो जाता है, ये मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाते हैं इसमें। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। पहला तरीका आपको पता ही था कि इस फॉर्मूले की मदद से कर लो,
एस एन माइनस वन करके ए एन निकाल लो, फिर बाद में ए एन आने के बाद में तो फिर आप A1 A2 A3 निकाल के फिर A2 माइनस A1 आराम से कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो गया कि S1 का मीनिंग क्या है, S2 का मीनिंग क्या है, और ऐसे करके। तीसरा एक और है, जब भी, लेकिन तीसरा तरीका ना थोड़ा जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जिसमें ऑप्शंस होते हैं A B C D, टिक करो कौन सा सही है, तो उनमें आप लगा सकते हो। बाकी कंसेप्ट सही है, बोर्ड्स के अंदर जनरली उसको मानते नहीं है, वो थोड़ी ट्रिक टाइप की है। उसमें क्या करते हैं जैसे यहाँ पे एस एन इक्वल टू क्या है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है ना, तो जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्यू, उसका डबल कर देते हैं, बस वही यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं नोट करके बोल देता हूँ। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है, 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, ये तभी लगाएंगे, ये एन स्क्वायर किस में मिलेगा, हमें एस एन के अंदर मिलेगा ये एन स्क्वायर। तो एस एन के अंदर जो एन स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है, कोई सा भी हो, 10 15 पी क्यू कुछ भी हो, उसका डबल कर दो तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर कोफिशिएंट, एन स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, क्यू, तो क्यू का डबल क्या हो गया, 2Q। तो आंसर क्या आ गया, 2Q। तो इतना मज़ेदार है ना, मज़ा आया होगा आपको। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। दो अलग अलग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है, ठीक है, दोनों अलग अलग एपी है, दो अलग अलग है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। तो जैसे पहली एपी का जो एन टर्म्स का सम है वो उठाया, दूसरी एपी का भी एन टर्म्स का सम उठाया, वो है, दोनों का रेशियो निकालो तो ये आंसर हमें मिलता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। हमें बताना है कि उनकी जो पहली एपी की 18th टर्म और दूसरी एपी की भी 18th टर्म का क्या रेशियो होगा, वो हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ शायद हमने पहले भी देखा था क्लास 10 के अंदर, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन शायद इधर भी है, जो अपने एग्जाम्पल्स है उसके अंदर भी है, जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है अपने पास। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे करेंगे, थोड़ा समझने वाली चीज़ भी इसमें अच्छी खासी है। इसमें क्या बोला कि 2 AP है, तो दो अलग अलग AP हम मानते हैं ना, समझ, यहाँ से मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ कि 2 AP है, तो आप समझो कि पहली AP ऐसे है A1 फिर A2 फिर A3 ऐसे चला जा रहा है। और समझो कि दूसरी AP है ना, तो दूसरी AP का पहले से कोई लेना देना नहीं है, तो A1 A2 A3 ऐसे नहीं मानूंगा मैं B1 B2 B3 ऐसे ऐसे मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा पहली AP में जो फर्स्ट टर्म है वो मैं स्मॉल a मान लेता हूँ, और जो दूसरी AP है उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो मैं b मान लेता हूँ। ऐसे ही मैं पहला वाला जो कॉमन डिफरेंस है वो समझो कि स्मॉल d मान लेता हूँ, और जो दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस है वो मैं कैपिटल D मान लेता हूँ। ठीक है, या फिर कुछ चलो E मान लेता हूँ इस बार, ठीक है, उससे अलग। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है कि रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। जैसे पहली AP है A1 A2 A3, तो इसकी 18th टर्म क्या आ जाएगी, A18 अपॉन मतलब रेशियो पूछा है तो आपको ये पूछा है। दूसरी वाली जो AP है उसकी 18th टर्म तो B1 B2 B3 ऐसे करते करते B18 आपको ये बताना है। ठीक, अच्छा एक और चीज़ बताओ कि A18 की वैल्यू होगी क्या। तो आप बोलोगे कि भाई A18 तो AN का फॉर्मूला होता है ना, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A18 में क्या हो जाएगा, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, तो 17 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्मॉल a और स्मॉल d का यूज़ में लिया है क्योंकि मैंने माना ही ऐसे, ये लेट किया है, ऐसे क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, ये मैंने खुद की मर्जी से माना है। तो a और d मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। ऐसे दूसरी वाली AP में B18 क्या होगी, तो B18 में क्या होगा, फर्स्ट टर्म मैंने दूसरी AP का क्या माना है B, और कॉमन डिफरेंस क्या माना मैंने E। तो B18 हो जाएगा B प्लस 17 इंटू ई। आप समझ पा रहे हो कौन किसका रोल प्ले कर रहा है, जो जिसका रोल प्ले कर रहा है उस जगह पर वही आएगा। यहाँ पे B प्लस 17 ई आ गया, ई यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है दूसरी वाली AP का। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू बताना है कि अब ट्रोल ये क्या होगा। अब ये सही हो गया कि अब हमें टारगेट मिल गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको कैसे अचीव करेंगे हम। यहाँ पर दोस्तों जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स। कितना दे रखा है ये रेशियो, 5n + 4 अपॉन 9n + 6 ये दे रखा है। तो इसको आप समझो, इसको ऐसे समझ लो कि जो पहली AP है इसका जो सम आ रहा है, ऐसे समझ लो कि इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, S1 आ रहा है, और ये जो S1 या फिर SN समझ लो वो भी फर्स्ट का ऐसे। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे ही समझ लो कि जो दूसरी AP उसका जो सम है वो क्या आ रहा है, SN आ रहा है। n टर्म्स का सम है इसलिए मैं SN लगानी मेरी मजबूरी है।
यहाँ पे सेकंड एपी है तो मैं एस ऐसे ऊपर की तरफ 2 लगा लेता हूँ। नोटेशन है उसका कोई कैलकुलेशन में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पर यही हो गया कि पहली एपी के एन टर्म्स का सम ऊपर आ गया, दूसरी एपी के एन टर्म्स का सम नीचे आ गया। इसकी कितनी वैल्यू है 5n+4/9n+6। अब देखो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे अब ऊपर की तरफ। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2, नीचे भी देखो n टर्म्स का सम ही है तो इसमें भी n/2 आएगा। और मेन चीज़ों पर जगह पर n ही आएगा, क्योंकि दोनों एपी है भले ही अलग अलग, लेकिन दोनों में n टर्म्स का सम पूछा तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है। इधर आरएचएस में भी आपको वो सिमिलरिटी दिख रही है। तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ क्या लिखूँगा, पहली यहाँ पे 2a+n-1 2a+n-1 यहाँ पे मैंने स्मॉल a और स्मॉल d का यूज़ में लिया है, ताकि ये पहली एपी है उसमें हमने स्मॉल a और स्मॉल d ही माना था। फिर नीचे की तरफ सेकंड एपी के लिए मैं क्या लिखूँगा 2b+n-1 e, क्योंकि b जो दूसरी एपी है उसके अंदर b है, फर्स्ट टर्म हमने मानी है और कॉमन डिफरेंस उसका हमने e माना है। तो ऐसे से अच्छा n की जगह तो n ही आएगा, क्योंकि हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं दोनों ही एपी भले ही अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो n टर्म्स है, तो पहले की भी n टर्म्स दूसरी की भी n टर्म्स, तो दोनों में n की जगह तो n ही आएगा। आरएचएस में क्या है 5n+4/9n+6। यहाँ पर अब छोटी मोटी कैलकुलेशन n/2 से n/2 कट जाएगा। और यहाँ पर एक और मैं चीज़ कर लेता हूँ, ऊपर से ना 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इसका पर्पज़ है ना, हर चीज़ का एक पर्पज़ है। कैसे किया, क्यों किया, क्योंकि देखो हमें चाहिए क्या, ये चाहिए a18/b18। तो a जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a अकेला है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2a आ रहा है, यहाँ पर क्या चाहिए b अकेला चाहिए, यहाँ पर क्या आ रहा है 2b आ रहा है। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो 2 है वो हटेगा कैसे, अब ब्रैकेट के अंदर हटाना तो एक पूरा ही हटाना पड़ेगा हमें। तो मैंने पूरे को ही न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। तो फिर ये हमें मिल जाएगा, ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो 2a/2 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। फिर n-1 d जब 2 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा n-1/2 d, तो अपना चलता ही रहेगा। नीचे की तरफ फिर 2 से डिवाइड करूँगा तो 2b/2 ये b बन जाएगा। और n-1 e, तो इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो n-1/2 तो अलग कर देता हूँ और ये e अलग कर देता हूँ। आरएचएस में क्या है 5n+4/9n+6। ठीक है। अब हमें यहाँ पर हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब अब इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन वाली चीज़ अब नहीं बच रही। अब बस ये बच रहा है कि हमें क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। अब यहाँ पे हमारा जो दिमाग है ना वो यूज़ में लेना है। देखो दोस्तों, अपने यहाँ पे ज़रूरत ये है कि यहाँ पर a क्या है, a प्लस क्या है 17d, तो d का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, क्वेश्चन की जो ज़रूरत है वो क्या है d के साथ क्या आ जाए 17 आ जाए। हमने आधी ज़रूरतें तो पूरी कर दी, यहाँ पे a अकेला b अकेला, तो आप यहाँ पर भी देखोगे तो a अकेला b अकेला ही आ गया। फिर आधी ज़रूरत और बच गई कि d के साथ 17 आ जाए और यहाँ पे e के साथ भी क्या आ जाए 17 आ जाए। यहाँ पर d के साथ क्या है n-1/2, यहाँ पर e के साथ क्या है n-1/2। तो हम क्या करेंगे, जानबूझकर क्वेश्चन में किसकी ज़रूरत है उसके हिसाब से जानबूझकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो d का कोएफिशिएंट है ये इसको मैं 17 के बराबर रख दूँगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी है क्या n-1/2, तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ इनडायरेक्टली n-1/2 को मैं 17 के बराबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, या फिर दूसरे शब्दों में मान लेते हैं यहाँ पे क्या है n-1/2 और चाहिए क्या d के साथ 17 चाहिए, तो इसको मैं 17 के बराबर रख देता हूँ। एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व क्यों करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। एक बार सोल्व करो, इसमें n की वैल्यू निकालो क्या आएगी, 2 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो n-1 इक्वल टू ये हो गया 34, तो ये n इक्वल टू कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, तो इससे होगा क्या, देखो जब आप n-1/2 की जगह 17 रखोगे तो यहाँ तो 17 और 17 आ जाएगा, लेकिन इधर n-1/2 नहीं है ना, यहाँ पर क्या है n है, सिंपल सा n है। तो जब आप n की जगह या फिर n से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन हो उसकी जगह कोई कांस्टेंट या कोई खास टर्म रख रहे हो तो फिर सारा ही n हट जाना चाहिए, सबकी जगह कोई खास चीज़ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे n-1/2 नहीं था, अगर यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 रख दूँ, यहाँ 17, अगर इधर भी n-1/2 बन जाता ना तो मैं डायरेक्ट 17 रख देता, यहाँ पे n निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे n-1/2 नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करूँगा और यहाँ पे n की वैल्यू निकालूंगा। निकाल ली 35 आ गई। तो आप क्या करो, पुट n इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो माना ही नहीं, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसमें n की जगह क्या रख दो आप 35 रख दो। तो देखो क्या होगा, n की वैल्यू जैसे 35 रखोगे, ऐसा मत करना कि यहाँ पे 35 - 1/2 आप फिर से सोल्व कर रहे हो, नहीं 35 इस चीज़ से निकाला तो n-1/2 17 ही आएगा, तो आप यहाँ पे 17 रख दो डायरेक्ट। तो क्या आ जाएगा a प्लस 17 इंटू डी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा b प्लस 17 इंटू ई बराबर
कितना मिलेगा RHS के अंदर यहाँ पे 5n। अब यहाँ पे इधर 17 रख रहे हो, यहाँ पे n की जगह 35 रख देना क्योंकि बात एक ही है। तो 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 35 प्लस 6 सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये रेशियो क्या है, यही है 18th टर्म का रेशियो ही है। तो ये पहली AP है तो A18, ये दूसरी AP है तो B18। यहाँ पर बस इसको सोल्व कर लेते हैं, यही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब आप कर सकते हो 5 इंटू 35 कितना होता है, 5 5 जा 525 और 5 3 जा यहाँ पे 175 प्लस 4 आ गया डिवाइड बाई नीचे की तरफ ये 350 में से 35 अगर हम माइनस करेंगे तो 315 प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन देख लेना, 9 5 45 4 9, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर 179 आ गया, नीचे की तरफ कितना आ गया, ये 321 आ गया। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे A18 रेशियो B18 का आंसर क्या आएगा, 179 रेशियो 321। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं ये ज़रूर बता देना मेरे को। बाकी क्वेश्चन तो आसान थे लेकिन ये थोड़ा टफ था। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।